हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। नमस्कार सभी प्यारे साथियों को। मैं उमेश पाल एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने परिवार टीचर्स वर्ड में स्वागत करता हूं। कैसे हो सब? आई थिंक सभी बढ़िया होंगे और राधा रानी की कृपा सभी विद्यार्थियों पर बनी होगी और सब बिल्कुल मस्त तरीके से अपने सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे। और करना भी क्यों ना चाहिए, क्योंकि अब बहुत ही कम समय हमारे पास रह गया है और एक अच्छा स्कोर करने के लिए अच्छी पढ़ाई की तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। उसी क्रम में आज हम लोग बाल विकास सीरीज़ 9 नंबर को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ लगी हुई है बेटा, ठीक है। और आप सभी बिल्कुल रिवीजन लेना मत भूलिएगा। जितनी भी क्लासेस हम लोगों ने अभी तक डिस्कस करी हैं उनका एक बार डे बाय डे करके, जैसे भी आपका शेड्यूल हो सकता है उस तरीके से आप रिवाइज ज़रूर कर लें, क्योंकि रिवीजन आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाने का काम करेगा और आपकी परीक्षा में आपको बहुत आसानी से उत्तर बनाने में बिल्कुल मदद करेगा, ठीक है। और कुछ नहीं, बाकी थोड़ा थोड़ा सभी विषयों पे आपको वक्त देना है, थोड़ा थोड़ा सबको पढ़ते रहना है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि घबराहट से कम आपका 20 नंबर का इफेक्ट आएगा। घबराइएगा बिल्कुल नहीं, मस्त रहिए, दमदार तरीके से पढ़ाई कीजिए और सीरीज़ को ज़रूर देख लें, ठीक है। और सीरीज़ को इसलिए देखना भी ज़रूरी है क्योंकि जितने क्वेश्चंस हमने अब तक अरेंज करे हैं वो इतने इम्पोर्टेंट हैं और उनका एनालिसिस इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका दावा है, अगर सब कुछ आप ठीक से पढ़ के जाएंगे तो 30 मार्क्स की सबके लिए गारंटी तो नहीं है, बट ये मान लीजिए आप कि 30 में से आप 28 और 29 मार्क्स जरूर लेके आएंगे, ठीक है। बिल्कुल लेके आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन डाउट तब हो जाएगा जब आप पढ़ाई नहीं करोगे, ठीक है। आज के सेशन को शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम मेरा है जो कर देना है आपको। सेशन को लाइक करना है और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना है। जितने लोग भी सीटेट एस्पिरेंट्स हैं या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या आगामी परीक्षाओं की तैयारी करनी है उनको, है ना, लाइक टेट एंड सुपर टेट जो भी कुछ है, ठीक है, उन्हें शेयर कर दीजिए और कहिएगा बेटा सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अगली नोटिफिकेशन उन्हें ईजिली मिल जाए और अपनी पढ़ाई अपने परिवार के साथ शुरू कर सकें, ठीक है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। कोशिश कीजिए कि अब आप काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके हैं, क्वेश्चन को पढ़ें और जवाब देखें और फिर देखिएगा। एक नोटबुक लेके बैठा करो बेटा। जब मैं क्वेश्चन बोलूं या स्क्रीन के सामने आपके पास क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन फटाफट पढ़ के आप अपना उत्तर बनाने की कोशिश करो, ठीक है। और फिर ये देखो कि क्या आपका सही हुआ है। अगर आपका उत्तर सही होने लगे तो मान लीजिएगा आपकी तैयारी बढ़िया चल रही है और साथ में आपका कॉन्फिडेंस यहीं से बनने लगेगा। कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद है कि आप सभी कॉपी पेन लेकर के तैयार होंगे और अपने पहले क्वेश्चन का जवाब देखेंगे। लिखिएगा, शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। प्रोत्साहन का मतलब होता है बच्चे को एनकरेज करना, ठीक है, बच्चे को इन्हेंस करना, बढ़ाना, है ना, उसके विचारों में कुछ इस तरीके की चीज़ों को भरना जिसके कारण उसमें क्रिएटिविटी डेवलप हो सके, ठीक है। तो आइए पहला ऑप्शन देखेंगे, उन्हें उत्तर कंठस्थ। देखिए कंठस्थ कुछ भी करेंगे सो कंठस्थ करना रोट लर्निंग की तरफ जाता है। और आप जान लीजिएगा कि पेडागोजी ने कभी भी रोट लर्निंग को सपोर्ट ना किया भैया। तो किसी भी क्वेश्चन का उत्तर रोट लर्निंग बन ही नहीं सकता है। बात समझ में आ रही होगी आपको। इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ कि सीटेट की परीक्षा में जितना महत्वपूर्ण ये नहीं है कि उत्तर क्या बनेगा, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि उत्तर जो ना बने उनको हटा लीजिए। मतलब एलिमिनेशन प्रोसेस पे आके आपको काम करना चाहिए। उत्तर फर्स्ट आपका गलत। सेकंड, बहुविकल्पी प्रश्न पे मस्तिष्क पे कोई तर्क नहीं जाता, जोर नहीं जाता, क्रिएटिविटी नहीं आएगी। वहाँ से क्रिएटिविटी आएगी ऑप्शन नंबर सी से। उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहिए, ठीक है। मतलब
बच्चों के अंदर अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी को हम इनकरेज कर ले गए तो उनके अंदर क्रिएटिविटी अपने आप डेवलप होना शुरू हो जाएगी। क्लियर? आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखेंगे। अधिगम असमर्थ बच्चे, मतलब उन बच्चों की बात करी जा रही है जो लर्निंग डिसेबल हैं, जिनके अंदर लर्निंग डिसेबिलिटी पाई जाती है, मतलब सीखने से संबंधी विकार पाए जाते हैं। वे बच्चे कैसे होते हैं? पहला, कुछ भी नहीं सीखेंगे। भाई देखो, गलत बात है। सीखने में उन्हें समस्या ज़रूर होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो कुछ भी सीखते नहीं हैं या वो क्लास के सक्रिय पक्ष में नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 2, अधिगम के कुछ बच्चों में संघर्ष करते हैं। काफ़ी हद तक उत्तर सही है, बना भी लो, चिंता मत करो, क्योंकि आगे ऑप्शन ऐसे दिख नहीं रहे हैं। अधिगम के कुछ बच्चों में संघर्ष करते हैं, जैसे अगर किसी को पढ़ने लिखने से संबंधित मतलब डिसलेक्सिया अगर है तो उसे पठन और लेखन में थोड़ी सी समस्या होगी, है ना, लेकिन धीरे धीरे अगर वो प्रयास करता रहेगा तो काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें वो सीख पाएगा। अब वो कह रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में अधिक सक्रिय रहता। देखिए, सक्रियता उनकी कमज़ोर हो जाती है जब उसके अंदर किसी प्रकार की डिसेबिलिटी पाई जाती है, तो जितना उसे प्रयास करना चाहिए उतना वो नहीं कर पा रहा होता। ठीक है, और बुद्धिमान और परिपक्व तो बिल्कुल भी ना होते इस तरीके के बच्चे ना। तो उत्तर क्या बन जाएगा? सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा, मस्ती में पढ़िए। तनाव लेके पढ़ेंगे, स्ट्रेस्ड हो जाएंगे तो आप पेडागोजी बेहतर नहीं कर पाओगे। मस्त पढ़िए और ध्यान रखिएगा कि हर हाल में बच्चे को सपोर्ट करना है मुझे, क्योंकि आप एक स्टूडेंट की तरह मत पढ़िए इसको, आप एक टीचर की तरह पढ़िए। एक अध्यापक होने के नाते आप बच्चे को कितना सपोर्ट कर सकते हो, कितनी सुविधाएं दे सकते हो उसे, और आप उसे देश का एक बेहतरीन नागरिक बनाना चाहते हो, उसके लिए क्या क्या तरीके, क्या क्या संसाधन आप उपयोग में लाओगे, बस इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप उत्तर बनाते रहिए। कभी कोई उत्तर आपका गलत हो ही नहीं सकेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। कह रहे हैं कि एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग का मीन होता है जो बच्चे आर्थिक या सामाजिक पृष्ठभूमि से समाज की मुख्य धारा में नहीं आते। आप जानकार हैं, समझदार हैं, आप जानते हैं कि किन बच्चों को समाज के द्वारा लगभग अलग कर दिया जाता है। ये समाज में बहुत सारे सुविधाओं और संसाधनों का लाभ उन्हें नहीं मिल पाता, या कई बार ऐसा होता है कि उनकी बहुत सारे सामाजिक अवसरों को वो नहीं उठा पाते, उनका लाभ नहीं ले पाते। तो वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को महत्वपूर्ण तरीके से पूरा कर सकते हैं। भाई देखिए, वंचित वर्ग से वो विद्यार्थी है, तो पहली बात तो ये कि उसके मस्तिष्क में ये बात पहले ही घर कर चुकी है उसके परिवार और समाज के द्वारा कि वह एक वंचित वर्ग से आया हुआ बच्चा है, इसलिए वो सभी के समान नहीं है। ठीक है, उसकी आवश्यकताएं कुछ भिन्न होंगी, 100% भिन्न होंगी। बहुत सारी विषयों में, कक्षा में वो अपने आप को कंफर्ट नहीं देख पाएगा। ठीक, और उसकी आवश्यकताएं भी भिन्न हो सकती हैं, क्योंकि संभव है साधारण से साधारण बात अनौपचारिक रूप से वो या औपचारिक रूप से वो नहीं जानकार होगा, नहीं जानता होगा, है ना, उसको वो किसी और तरीके से समझता होगा। तो इन सब चीज़ों के लिए उसकी आवश्यकताएं बढ़ जाया करती हैं। उन्हें कक्षा कक्ष में अलग बैठा दोगे तो आपने उन वंचित वर्ग को कक्षा से भी वंचित कर दिया, ये तो करना ही नहीं है। अन्य बच्चों से कहना है कि वंचित वर्ग को बच्चों के साथ सहानुभूति रखें, नहीं भैया, बच्चे कहाँ से सहानुभूति रखेंगे और क्यों? और सहानुभूति रख देने से क्या उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी? आवश्यकताओं का मीन ये होता है कि उनकी आयु क्षमता के अनुसार उनको सीखने के अवसर उपलब्ध कराना, ये इनकी ज़रूरत है। और समाज में जिस हिस्से वो आते हैं वहाँ पर किन चीज़ों को हो सकता है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा, हम जानते हैं कि उसके अंदर बहुत ऐसी स्किल्स नहीं हैं जो उसको एक गवर्नमेंट सर्वेंट बना देंगी, या अपने शिक्षा के क्षेत्र में वो बहुत बेहतरीन या टॉप कुछ कर पाएगा। हम ये बात समझ चुके हैं। ठीक है, तो मेरा प्रयास ये होगा कि हम उसको कुछ ऐसा सिखा दें ताकि वो अपने परिवार और अपने लिए रोजगार स्वयं खड़ा कर सकें। ठीक है, तो ये उसकी आवश्यकताएं हो सकती हैं। संभव है कि वो इंजीनियरिंग ना कर पाए, उसके पृष्ठभूमि, उसका घर परिवार
आर्थिक सहायता ना दे सके, है ना। तो इसलिए हमारा उद्देश्य ये है कि प्राइमरी या उच्च प्राइमरी में बच्चों को शिक्षा के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक करने की आवश्यकता भी तो है, ठीक है। ज़्यादातर बच्चे तो यही समझते हैं ना कि शायद हम पढ़ ही नहीं पाएंगे। ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, बहुत प्यारा ऑप्शन लिखा हुआ है, कक्षा के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता को संतुष्ट करके। हर बच्चे का ख्याल रखोगे और उसकी आवश्यकता को क्या करेंगे आप, संतुष्ट करेंगे। समझ लीजिए शिक्षक का उद्देश्य यही था और कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है। देखिए अनुबंधन प्रमुख नहीं है, अनुबंधन होता है एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट आप सब भली भांति जानते हो, रटकर सीखना कोई होता नहीं है। किसी को अगर आप अनुकरण करते हो, फॉलो करते हो, ठीक है, तो आप उसकी कॉपी कर रहे होगे, इससे भी आपका कुछ बहुत अच्छा सीखना नहीं होगा। आप सीखना चाहते हो तो क्या करेंगे आप, अर्थ निर्माण करेंगे। जो कुछ भी देखें सुने उसका मीनिंग तैयार करें, उसके प्रति आपका कॉन्सेप्ट बने, और जितना शुद्ध कॉन्सेप्ट डेवलप होगा उतनी अच्छी आपकी लर्निंग होगी, ठीक है। तो लर्निंग में बहुत सारी चीज़ों का, विषयों का ध्यान रखना होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर हम लोग आ चुके हैं और मुझे अब तक का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन लग रहा है ये, देखिएगा और उत्तर कीजिएगा क्या हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध वाइगोस्की द्वारा समर्थित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, किसको बताना है, जो वाइगोस्की ने नहीं बताया है। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि आपको उत्तर मिला, क्या ढूंढा आपने, देख लो क्या उत्तर बन रहा है आपका, ठीक है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र उत्तर नहीं बनेगा, सॉरी एक मिनट, मैंने इसको टिक कर दिया है, ठीक है। ये उत्तर आपका नहीं बनेगा क्योंकि ZPD है ये क्या है भैया, ये है आपका ZPD। ZPD क्या होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है। कई बार इसका फुल नेम भी पूछा उन्होंने, एक बार फिर से सुनिएगा ध्यान से, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। ये निकट विकास क्षेत्र भी कहलाता है और ये वाइगोस्की ने बताया था। आलंबन शायद कुछ लोग ना जानते हो, आलंबन जो होता है बच्चा पाड़ कहलाती है, पाड़ को आप इसके फोल्डिंग कहते हो, ये बात भी वाइगोस्की ने बताई। पारस्परिक शिक्षण, पारस्परिक अंतःक्रिया या रेसिप्रोकल टीचिंग के बारे में, लर्निंग के बारे में वाइगोस्की ने कहा था कि समाज में अंतःक्रिया के फलस्वरूप ही तो बच्चा सीखेगा ना। तो ABC को तो वाइगोस्की ने प्रेजेंट किया है। ऑप्शन नंबर डी, वेट मैंने इसको भी टिक कर दिया है, दोनों को मैंने टिक कर दिया है जो गलत हैं। कुछ बच्चे इससे कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए देखिएगा सी ऑप्शन भी नहीं बनेगा। उत्तर क्या बनेगा, डी, विकेंद्रण। विकेंद्रण जो होता है ये पियाजे की घटना है। पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा को समझाने के दौरान विकेंद्रण पक्ष को रखा था। कभी पढ़ेंगे तो फिर उस पर भी डिस्कशन करेंगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 6 पर आ चुके हैं हम लोग। पियाजे तथा वाइगोस्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में क्या होगा, अधिगम, अधिगम कैसा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाएगा, खुद ही निर्मित किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। बेटा जो आसान क्वेश्चन है ना उस पर मैं ज़्यादा वक्त नहीं दूंगा क्योंकि हर क्वेश्चन पे बराबर का समय नहीं दिया जा सकता। दूसरा है कि आप भी इससे परेशान हो, लेक्चर हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा इससे, ठीक है। और जहाँ बहुत सारे सभी ऑप्शंस को डिस्कस करने की ज़रूरत है वहाँ मैं खुद ही कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको अगर कोई समस्या रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में आके प्लीज़ एक बार बताइएगा ज़रूर। अगर आपको डाउट होगा तो मैं उसके क्लियर करूँगा। और आपका देखिए मेरा काम है सिखाना, और मैं इस तरीके से आपको सिखाना चाहता हूँ कि आपकी परीक्षा में ना पेडागोजी सेक्शन बिल्कुल हवा में उड़े, कोई दिक्कत ना हो आपको, ठीक है। और ये बात इस तब आप अनुभव कर पाएंगे जब आप एग्ज़ाम सेंटर जाएंगे और कहेंगे कि यार मज़ा आ गया, सब कुछ तो मुझे नज़र आ रहा जो मैंने पढ़ा था। बस ध्यान रखना कि कुछ क्वेश्चंस में ज़रूर कुछ ऐसी खास बात होगी जिसको आपको ठीक से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो उसके उत्तर अक्सर आपसे मिस हो जाते हैं। विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है।
देखो भैया क्या सही है, विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, बात तो सही है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तेज और बाद में रुक जाता, ना ये ठीक नहीं। विकास परिवर्तन की एक सीधी रेखा में आगे बढ़ता है, देखिए सीधी रेखा में नहीं बढ़ता, इसी वजह से गलत हो गया, अदरवाइज विकास परिवर्तन तो है। विकासात्मक परिवर्तन सीधी रेखा में नहीं बढ़ता, वो कैसा होता है, वर्तुलाकार होता है, शायद आप जानते होंगे, इस तरीके का मार्ग बनता है, स्पाइरल। ओके, उत्तर क्या बनेगा, विकास भिन्न व्यक्तियों में कैसा होता है, भिन्न गति से भिन्न दर से होता है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 8, मध्य बचपन की अवधि याद कर लो यार, इसमें कुछ नहीं है, 6 से 11 साल होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, वाइगोस्की की संतुति के अनुसार, मतलब वो जो कुछ कहना चाह रहे थे, बच्चों की व्यक्तिगत वाक्य की संकल्पना। व्यक्तिगत वाक्य का मतलब होता है जिसको प्राइवेट टॉक या इनर स्पीच कहते हैं, इसकी संकल्पना क्या है, स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं, मतलब बच्चे कई बार अपना काम करने के दौरान सेल्फ टॉक करते हैं। ये ऑप्शन उसी को रिलेट कर रहा है और ऊपर से इनर स्पीच के संबंध में पूछा गया है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर जो बनेगा वो सेकंड बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखेंगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा, वैसे समर्थन किसने किया था इसका, याद आ रहा कुछ, जॉन डीवी ने। प्रोग्रेसिव एजुकेशन को सपोर्ट किसने किया, जॉन डीवी ने। अपरिहार्य का मतलब होता है, मतलब अपरिहार्य का मतलब होता है, कह सकते हो कि मतलब विशेष आवश्यकता कहते हैं इसको, मतलब जिसके बिना काम ना चले। प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कच्चा कच, मतलब बहुत ज़्यादा नीड है, कह सकते हो, है ना। जैसे हमारा भोजन करना क्या है, हमारी ज़रूरत है, अपरिहार्य है, ठीक है। सत्तावादी होता है, देखिए सत्तावादी कह करके उत्तर को गलत कर दिया, आपको आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। प्रगतिशील शिक्षा सत्तावादी नहीं है, शिक्षक केंद्रित नहीं होगी, शिक्षक का पूर्ण नियंत्रण नहीं होता है, लोकतांत्रिक या डेमोक्रेसी व्यवस्था है, समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है, ठीक है। ये आपका चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन से प्रेरित होता है ना। प्रजातंत्र इसके अंदर देखने को मिलता है, मतलब कह सकते हो कि डेमोक्रेटिक क्लासेस इसके अंदर प्रोवाइड करी जाती हैं, जहाँ पे बच्चा पूरी तरह से फ्री होगा पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, अपने क्वेश्चंस को करने के लिए, अध्यापक से चर्चा करने के लिए, मतलब अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो अपने अध्यापक से डिस्कशन कर पाएगा, ठीक है। उत्तर सी सही हो गया है, लेकिन देखो मैंने क्या किया है, इसको टिक क्रॉस कर दिया था, क्रॉस नहीं होगा बच्चा, ये आपका टिक होगा, ये सही उत्तर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आएंगे। जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान क्या होता है। देखो भैया कुछ मिल रहा है आपको, क्या लग रहा है, आपने पढ़ा, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। आपको याद होगा कि बच्चे सक्रिय निर्माता होंगे, नन्हे वैज्ञानिक होंगे, अन्वेषक के रूप में होते हैं, ये सारे कथन जीन पियाजे ने दिया था। और वो कह रहे हैं निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय, निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय का मतलब हो गया कि पर्यावरण में सक्रिय रूप से बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, ठीक है। देखो जो बच्चे टैग वर्ड्स को थोड़ा बहुत समझते हैं, वैसे मैं आपकी क्लास एक करूँगा टैग वर्ड्स की, तो टैग वर्ड्स समझना जानना बहुत ज़रूरी होता है ना। बट देखिए कुछ बच्चे टैग वर्ड्स में निष्क्रिय वर्ड को देख करके इसको उत्तर गलत बना देंगे, जबकि उसने निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय लिख करके इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, सक्रिय होने में, ठीक है। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन असेसमेंट कैसा होगा, योगात्मक, वस्तुनिष्ठ, मानक संदर्भित कैसा होगा, गतिशील, गतिशील इन द सेंस प्रोग्रेसिव, लगातार अनवरत रूप से कंटिन्यू क्लास करने के दौरान होगा, ठीक है। अब जैसे आप कह रहे हो कि योगात्मक होगा, वो सब सत्र के बाद के आकलन हो जाएंगे, है ना। मतलब कक्षा कंप्लीट कर ली
या आप अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षा ले रहे हो, तो उसमें वो प्रोग्रेसिव असेसमेंट थोड़ी होगा। प्रोग्रेसिव असेसमेंट का मतलब होता है कि कक्षा के दौरान डे बाय डे आपका प्रोग्रेसिव रेट चेक किया जाए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आकलन कैसा होगा? प्रोग्रेसिव, गतिशील। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। आप समझते हो कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिल्गिन कोहलबर्ग की ही एक स्टूडेंट थी। आलोचना के केंद्रीय तर्क क्या था? देखिए, आलोचना उन्होंने उचित करी थी। कोहलबर्ग ने जितने भी नैतिक सिद्धांतों का प्रयोग किया सभी लड़कों के ऊपर किया, लड़कियों के ऊपर नहीं किया। और कैरोल गिल्गिन चूँकि इनकी विद्यार्थी थी, तो उनका कहीं ना कहीं सोचना ये था कि हम अपने घर में भी देखते हैं कि लड़कों का नैतिक व्यवहार लड़कियों के सापेक्ष या लड़कियों से भिन्न होता है, ठीक है। लड़कियों में नैतिकता प्रदर्शन कुछ अलग स्तर का होगा, काफ़ी डिफरेंट देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब कह सकते हो ज़्यादा अपेक्षाकृत लड़कों की हम्बल होती हैं, है ना, मोरल बिहेव करने में। और कैरोल गिल्गिन की यही मतलब कह सकते हो कि उनका विरोध था कि उनमें जेंडर बायस किया गया। देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण, मतलब उनका मानना था कि परिवार और समाज को संभालने काम नारी करती है और उसकी नैतिकता को कहीं पर ध्यान में नहीं रखा गया। नैतिकता को जो डिवीज़न किया गया, उसको जो विभाजित किया गया, एक्सप्लेन किया गया, वो भी कोहलबर्ग के द्वारा लड़कों को केंद्र बिंदु मान करके किया गया। सारे प्रयोग उन्होंने लड़कों पर करे। तो बस यही उनका एक विरोध था कोहलबर्ग से कि आपने कहीं ना कहीं लैंगिक पूर्वाग्रह आपके प्रयोगों में नज़र आई, ठीक है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता इर्द गिर्द घूमता है? यार इस बड़ा सिंपल है, सेकंड ऑप्शन बन जाएगा, पारंपरिक नैतिकता, ठीक है। आपको याद ही होगा कि इन्होंने 3 लेवल दिए थे, है ना, और टोटल 6 चरण थे। हर लेवल के 2 स्टेजेस थी, है ना। लेवल 1 आपका पूर्व पारंपरिक था और ये पारंपरिक था, उसके बाद उत्तर पारंपरिक होगा, यहाँ पे बाकी वो ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 एंड लास्ट को ध्यान से समझेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषता है? ठीक है, तो सामाजिकरण जो होता है वो रेखीय नहीं होता, ये बात आप सब जानते हो। एक सीधी रेखा में नहीं चलने वाला होता है। जैसे जैसे समाज से हम जुड़ते हैं और धीरे धीरे उसका जो परिसीमा होगी वो बृहद होती चली जाएगी, व्यापक होती चली जाएगी, ठीक है। तो सामाजिकरण एक प्रकार की जटिल प्रक्रिया है, ये भी सही है। बहुआयामी है, बात तो सही है, और विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होता है, ये भी सही है। सो BCD ऑप्शन कौन सा बना रहा है? ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरह से हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस की पेडागोजी क्लास जैसे हम लोग करते आ रहे थे वो हमने कंप्लीट करी है। बच्चे हमने 30 क्वेश्चंस की सीरीज़ कभी भी नहीं रखी है, इसलिए ताकि कहीं पर भी आप बोर ना हो और जितना पढ़ें उसे पचा पाएँ और अच्छा पढ़ें, ठीक है। सो आज की क्लास को मैं यहीं पर वाइंड अप करूँगा और नेक्स्ट क्लास में आपके साथ ट्यूसडे को डिस्कस करूँगा, जहाँ पे हिंदी कॉम्प्रिहेंशन एंड पेडागोजी की क्लास करने वाले हैं। पूरी क्लास करेंगे, ठीक है। पेडागोजी क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे और कॉम्प्रिहेंशन भी करेंगे, ठीक है। सो ट्यूसडे को मिलते हैं, अपने कॉम्प्रिहेंशन को मजबूत करते हैं। और चलिए आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हाँ, सेशन को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके।